वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न बैंक के कुछ क्वेश्चंस के आंसर, है ना। और ये वीडियो है केवल हेल्प के लिए बनाई गई है, क्योंकि कोर्स ठीक से हो नहीं पाई है लॉकडाउन के कारण। और इसका उपयोग किसी व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं की जा रही है। मतलब ये किसी तरह से प्रश्न बैंक के किसी हिस्से को क्षति पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल प्रश्नों का आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत करना है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं बायोलॉजी क्वेश्चंस में, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। 1 से 5 तक से 1 अंक के, 6 से 10 से 2 अंक के, और 11 से 22 3 अंक के, है ना। शब्द सीमा अपने हिसाब से आप सर्च कर लीजिएगा। तो सीधा हम लोग उत्तर में चलते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। तो सीधी बात, अपरा। इसका आंसर है आपका अपरा। विकसित हो रहे जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करता है कौन? अपरा। अपरा मतलब कहा जाए आपका प्लेजेंटा, ठीक है। ओके, आवाल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आवाल। आवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखिए, निषेचन के बिना कल नहीं, ये फल है। ये फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो निषेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। इंग्लिश नाम हो गया, और हिंदी नाम लिखेंगे तो उसका हो जाएगा आपका अनिषेक। अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहेंगे इसको, ठीक है। अनिषेक जनन, क्लियर। तो पार्थेनोकार्पी और अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं इसको, पार्थिनोजेनेसिस, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरा में। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने मेंडेलियन कारकों को जीन कहा। उसका नाम है आपका सटन। सटन ने कहा किसको? मेंडेलियन आबादियों को, मेंडेलियन कारक को जीन नाम दिया सटन ने, ठीक है। बेटसन और पिनोट ने नहीं दिया था। आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत बोलेंगे ना, आकर्षण और विकर्षण का सिद्धांत बोलेंगे ना, तो आपका आएगा बेटसन और क्या आएगा? पुनेट आएगा, ठीक है। चौथा हम देखेंगे, मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है। तो मानव निर्मित इंसुलिन का नाम है आप ह्यूमुलिन। क्या नाम इसका है? ह्यूमुलिन, याद रखिएगा, है ना। इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमुलिन। ह्यूम्यूलिन। स्क्रीन में उसका इंग्लिश नाम भी लिखा है, देख लीजिए, है ना। ह्यूम्यूलिन, है ना। और इसके जस्ट बाद आता है, प्रथम जंतु क्लोन का नाम बताइए। प्रथम जंतु क्लोन, वैसे तो क्लोन गाय का भी बनाया गया था, भेड़ का भी बनाया गया था, ठीक है ना। तो भेड़ है, उसका नाम था, प्रथम जंतु क्लोन का नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली, ठीक है। डॉली नाम था उसका, है ना। और ये कौन था? ये भेड़। और अगर आपको प्रथम गाय का क्लोन का नाम पूछेगा तो उसका नाम आ जाएगा आपका रोजी। क्या हो जाएगा? रोजी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं 6वां क्वेश्चन में। परागकण के बाह्य चोल में, बांद्रा लिखा है, बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है, बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वो है आपका स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन, क्लियर है। स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप परागकण के अंतःचोल में कौन से पदार्थ पाया जाता है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे? सेल्यूलोज। अंतः बोले कहते हैं ना, सेल्यूलोज बोलेंगे, सेल्यूलोज लिखेंगे, सेल्यूलोज, ठीक है। और क्या लिखेंगे? पैक्टिन। और क्या लिखेंगे? पैक्टिन, पैक्टिन, ठीक है। तो इस तरह से ये बाह्यचोल और अंतःचोल, है ना। उसके बाद है, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है? इस रोग का नाम है आपका हिंदी में दात्र कोशिका अरक्तता,
ठीक है, दांत्रक कोशिका अरक्तता, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, ये हो गया। आ गया था NSCA का पूरा नाम। तो NSCA का पूरा नाम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने हिंदी में लिख देखी है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आ गया था आपका DNA लाइगेज क्या। DNA लाइगेज क्या है? एक्चुअली में जब आप DNA के पुनरावृत्ति जब पढ़ते हो ना, अनुलिपिकरण अनुलेखन है, वहाँ पर आपको DNA लाइगेज के बारे में, DNA पॉलीमरेज अलग होता है, DNA लाइगेज अलग होता है। तो इसके बारे में देखिए कि DNA लाइगेज क्या है। एंजाइम जो DNA खंड को जोड़ने का कार्य करता है। DNA लाइगेज क्या है कि वह एंजाइम जो कि DNA खंड को क्या करने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम लोग बोलते हैं DNA लाइगेज। क्या बोलते हैं? DNA लाइगेज। DNA खंड को जोड़ता है ना। ठीक है, वहीं पर अगर आता है आपका DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि DNA प्रतिलिपिकरण के समय जो पूरक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे कि बता देता हूँ थोड़ा सा समझना, ये DNA की एक लाइन है जिसमें से इससे बीच में होता है खंडन, आपको पता है ऐसा होता है, कैसे दोनों में जुड़ा रहता है पहले। ठीक है, लेकिन जब खंडित होती तो ये दोनों, ये वाला जो बीच का लाइन है वो टूटता है। ये जो बीच का लाइन है वो क्या होता है, टूटता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि टूटकर जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये पूरा बाहर हो जाता है। ठीक है ना, जब ये वाला जो भाग है वो बाहर हो जाता है तो होता क्या है कि कोई दूसरा DNA आता है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा समझना आप लोग, है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि ये DNA का खंड है, यहाँ से टूट गया ना, अब टूट गया। ठीक है, ये वाला टूट गया, तो इसमें कोई नया आकर नया कोई अन्य पूरक न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ते हैं। ठीक है, और इसका नाम है आपका DNA टेम्पलेट। इसी में आकर जुड़ेगा कोई नया। ठीक है ना, तो उस नया को लाकर जो जोड़ने वाला एंजाइम है, ठीक है ना, वो उसका नाम है DNA पॉलीमरेज। ठीक है, DNA पॉलीमरेज, है ना। ये DNA लाइगेज है, वो एंजाइम है, वो DNA खंड को जोड़ता है, DNA खंड को क्या करता है, जोड़ता है। और मतलब जो पूरक न्यूक्लियोटाइड आता है उसको लाने का कार्य कौन करता है, आपका DNA पॉलीमरेज करता है। ठीक है, आगे आता है जीवाणु भोजी किसे कहते हैं। जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो सीधी बात यह है कि जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। सीधा बात, जीवाणु का भक्षण करने वाला भोजी मतलब, ठीक है ना, वो जीवाणु का संक्रमित करने वाले विषाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। ठीक है, आगे आता है आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र नियमन कौन से हार्मोन्स करते हैं? तो मैं पूरा कंप्लीटली आपको आर्तव चक्र का, ठीक है, लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देखिए। आर्तव चक्र क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र, है ना, मासिक चक्र, यही है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स है, रिलैक्सिन है, ये बहुत सारे हार्मोन्स आपको उस वीडियो में मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वृषण के मनुष्य के वृषण के अनुप्रस्थ कांड केवल नामांकित चित्र बनाएंगे, तो यहाँ पर इसका भी मैं लिंक देता हूँ। ठीक है, आप वृषण के अनुप्रस्थ कांड का तो चित्र का, अच्छा, ये आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा डिटेल के साथ रहेगा, वृषण का अनुप्रस्थ कांड, है ना। लेकिन यहाँ पर केवल चित्र बस बनाया गया है, तो चित्र यहाँ पर देख लीजिए, ये दिखिए, क्लियर, ओके। आगे हम लोग चलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, है ना। तो इसका मैं समझाऊंगा नहीं, देखिए सीधा आप स्क्रीन में देखिए, जीनोटाइप फिनोटाइप में 3 अंतर हैं। स्क्रीन शॉट कर लीजिए फटाक से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। जीन अभिव्यक्ति क्या है? जीन अभिव्यक्ति है, जीन अभिव्यक्ति मतलब जीन अभिव्यक्ति के विधियां हैं, बहुत सारे विधियां हैं। ठीक है, जीन को अभिव्यक्त कैसे करते हैं उसकी बहुत सारी विधियां हैं। उस विधिया का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसका लिंक दे रहा हूँ मैं, उसको देख लीजिएगा। जीन अभिव्यक्ति क्या है, और जीवाणु में जीन अभिव्यक्ति की 2 विधियाँ, मैं बहुत सारी विधियाँ बताया हूँ। ठीक है ना, ओके। आगे आता है मेटास्टेसिस। क्या आता है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, ध्यान से सुनिए कि
इसमें विभाजनशील कोशिकाएं शरीर के किसी विशेष स्थान से, एक्चुअली हम लोग ये मेटास्टेसिस किससे संबंधित है, मेटास्टेसिस संबंधित है आपका कैंसर से। कैंसर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुदूम कैंसर होता है, बिनिंग ट्यूमर होता है, और एक क्या होता है दुर्दम कैंसर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना। इसमें हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर को पढ़ रहे हैं, दुर्दम ट्यूमर, है ना। तो इसमें विभाजनशील कोशिकाएं शरीर के किसी स्थान विशेष में सीमित न रहकर शरीर के अन्य भागों पहुँचती है, वह अर्बुद उत्पन्न करती है। इसे हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं इस अवस्था को, ठीक है। मतलब देखिए सुदम ट्यूमर क्या है, वो एक जगह ही रहती है, दूसरे भागों में नहीं पहुंचती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, याद रखिएगा, सॉरी नॉन मेटास्टेसिस कहते हैं। नॉन मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ठीक है। जो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान में भागों तक नहीं पहुंचती है ना, या कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती, उसको हम नॉन मेटास्टेसिस बोलते हैं। और जो पहुंचती है उसको हिंदी में बोलते हैं मेटास्टेसिस को हिंदी में बोलते हैं, है ना। हमारे पास जो ट्यूमर का नाम है उसका नाम है दुर्दम ट्यूमर, और जो नॉन मेटास्टेसिस उसको बोलेंगे सुदम ट्यूमर, है ना। आगे देखते हैं जीवाणु का किस क्षेत्र में क्या उपयोग है। इसका जो आपको लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कृषि के क्षेत्र में जीवाणुओं के उपयोग, ठीक है। आगे आता है जीन बैंक। तो जीन बैंक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। जीन बैंक क्या है। आगे आता है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती को मैं बहुत छोटा सा तरीके समझाया हूँ, यहाँ पर देखना, है ना। लेकिन इसका आधार क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, ठीक है। इसका मुख्य आधार क्या होता है, कार्बन, मतलब कहा जाएगा रासायनिक खेती के रसायनों की जगह हम लोग कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करते हैं, वही उसका आधार है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं 19, प्रकृति में सल्फर चक्र के रेखा चित्र को प्रदर्शित करिए। तो ये जो सल्फर का जो रेखा चित्र है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सल्फर चक्र का रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ओके, आगे का क्वेश्चन आता है तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जैविक घटकों का संक्षिप्त वर्णन। ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, ठीक है। आगे आता है जैव विलोपन के कोई 3 कारण के थे, ये भी आपको लिंक दिया जाएगा, ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक एवं द्वितीयक प्रदूषक कोई 3 अंतर दिखिए। तो 3 अंतर यहाँ पर आपको दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है देखिए स्क्रीन में, देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे आता है पुरुष जनन तंत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाकर निम्न भाव का प्रमुख वर्णन कीजिए। एक्चुअली में ये सब आपको मिल जाएगा लिंक में, है ना। लेकिन ये पिछले साल आ चुका है ये दोनों जने, है ना। इसके आधार पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, हो सकता है इसमें से किसी एक को दे दी जाए, तो रिस्क नहीं लेना है, दोनों को थोड़ा पर लिख, क्योंकि आपको चित्र वस्तु बनाना है। और निम्नलिखित आरेख बनाकर निम्न भाव को प्रमुख कार्य लिखिए, मतलब सबका एक कार्य लिखना है। सर्टोली कोश का क्या कार्य है, लीडिंग कोश का क्या कार्य है, शुक्रवाह की क्या कार्य है, ठीक है, अंडवाहिनी क्या कार्य है, लज्जरी, ये झल्लरी नहीं है, ये झालर है। ये झल्लरी मतलब ये फिम्बरी होता है, फिम्बरी, ठीक है, उसका होता है अंडाशय। तो इस तरह से आप इसके एक कार्य भी लिख सकते हैं। शुक्रवाह का कार्य है, लीडिंग कोश का कार्य है, सर्टोली कोश का, ये सब आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आता है जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या है, जीन विनिमय आपको कंप्लीटली ये लिंक दे रहा हूँ उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। वंशावली विश्लेषण क्या है, ये विश्लेषण ये वीडियो मैंने आपको अपलोड नहीं करी क्योंकि ये पुरानी वीडियो, लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका मैं केवल ना PDF दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आगे आता है लैक ऑपेरेंट क्या है। तो लैक ऑपेरेंट क्या है, इसका पूरा डिटेल मैंने इस लिंक में दे रखी है। मैंने चारों नियंत्रक जीन के बारे में बताया था। नियंत्रक जीन हमारे पास बहुत सारे हैं, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रोमेटर, ठीक है ना। ये तीनों के बारे में बताना है अपने को, और संरचनात्मक जीन के बारे में भी बताना है। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके पास, नियंत्रक जीन है वो, ठीक है ना। और संरचनात्मक जीन के बारे में बताना है, ये पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ये तो बहुत हर साल आते रहता है ना, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल आते रहता है, तो कई भी छूट भी जाएगा, है ना। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, ये DNA अंगुली छाप भी आता है, याद रखिएगा। DNA अंगुली छाप से नाम से आता है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि अंगुली छाप क्या है करके, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। जीन अनुवांशिकी अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, औद्योगिक एवं चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व लिखिए। तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जीन अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, सीधा वहाँ पर क्वेश्चन आता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, और औद्योगिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में इसका महत्व लिखिए। देखिए ये दोनों अलग अलग लिंक में दिया जाएगा आपको, ठीक है।
आ गया था क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं, जीनोम बादाम क्लोन किस तरह तैयार करते हैं समझाइए। तो ये आपको लास्ट डिस्क्रिप्शन, तो जितना भी मैं लिंक देता हूँ वो लाइन से ही रहेगा। लाइन से मतलब जैसे कि मैं शुरू करता हूँ आर्ता चक्र से, तो आर्ता चक्र से ऐसे लाइन से रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है। इस तरह से आपके कंप्लीट हो गया ये, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।